न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आपको याद होगा ट्रंप पे कुछ दिन पहले असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। कुछ दिन पहले फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनकी इलेक्शन रैली में यानी पेंसिल्वेनिया में उन्हें मारने की कोशिश की गई, लेकिन फॉर्चुनेटली उन्होंने ये जो अटैक है ये सर्वाइव किया। लेकिन इस अटैक में ट्रंप का जो कान है वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया और इस घटना के रिलेटेड काफी ज्यादा फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पे उसी समय वायरल भी हो गई और रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटर को वहीं पे मारा गया। अब ऐसा मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप मरते मरते बचे हैं। जो आदमी ट्रंप को मारने की कोशिश कर रहा था ना, उसने ट्रंप पे गोलियां चलाई। हालांकि एक गोली ने ट्रंप के कान को बुरी तरीके से जख्मी किया। ट्रंप के कान से खून निकल रहा था। मरते मरते बचे हैं ट्रंप। कुछ इंच अगर वो गोली थोड़ी सी राइट या लेफ्ट होती ना तो डोनाल्ड ट्रंप मर सकते थे। और आप सोच सकते हैं कि अमेरिका में दंगे हो सकते थे, वो भी लार्ज स्केल पे। अनफॉर्चुनेटली इस अटैक में एक ऑडियंस मेंबर भी मारा गया और दूसरा व्यक्ति जख्मी हुआ था। लीडिंग रिपब्लिकन और डेमोक्रेट ने तुरंत इस हिंसक घटना की निंदा की। ये गोली चलने की घटना 5 नवंबर के इलेक्शन जो कि यूएस में हो रहा है उससे कम 4 महीने पहले हुआ, जब ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप बिल्कुल ठीक है। जिस बात पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो बात ये है कि ट्रंप की शूटिंग के बाद अमेरिका में सिविल वॉर का जो डर है ना वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। जी हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप की डेथ हो जाती, अगर 14 जुलाई को ट्रंप मर जाते तो लिटरल सेंसेस में यूएस में सिविल वॉर हो सकता था। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर जो सड़कों पर जाते वहां भारी हिंसा देखने को मिलती। और ये सिर्फ मेरी स्टेटमेंट नहीं है बल्कि पूरी दुनिया यही कह रही है कि 1 इंच अवे फ्रॉम सिविल वॉर। 1 इंच की गोली अगर थोड़ी सी यहाँ वहां होती और अगर ट्रंप को गोली लग जाती तो अमेरिका में सिविल वॉर हो सकता था। और मैरिस्ट पोल ने देखिए मई में क्या रिवील किया था। उन्होंने कहा था कि 47% अमेरिकन को लगता है कि उनकी लाइफ टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स में सिविल वॉर हो सकता है। लेकिन फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर हुए शूटिंग अटैक के अटेम्प्ट के बाद पॉलिटिकल पोलराइजेशन और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है जब वो नवंबर इलेक्शंस के करीब पहुंचते हैं। सिविलियंस के हाथों में सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स की संख्या ऑल टाइम हाइज पर है, जिसमें आज के दिन में अमेरिकन के पास लगभग 20 मिलियन से ज्यादा AR-15 राइफल्स है, जो कि अर्ली 1990s में सिर्फ 4 लाख थी। AR-15 ज्यादातर शूटर्स का पसंदीदा हथियार है और इसका इस्तेमाल उस 20 साल के सस्पेक्टेड शूटर ने भी किया था जो फॉर्मर प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश कर रहा था। एक रेस्पोंसन पोल ने ये पाया है कि 41% अमेरिकन को लगता है कि अगले 5 सालों में एक दूसरी सिविल वॉर होने की संभावना है। और अब समय आ गया है कि अमेरिका के पॉलिटिशियंस अपने रेटोरिक को कम करें, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स के बारे में कुछ करें, क्योंकि ये आग के साथ खेल रहे हैं। अब देखिए ये जो घटना हुई ना 14 जुलाई को, इसको लेकर काफी सारे लोग अलग अलग थ्योरीज बना रहे हैं। इवन रशिया ने ये तक कह दिया कि ये सारा कुछ बाइडेन ने किया है। उन्होंने डायरेक्ट इसका इल्जाम बाइडेन पे लगा दिया है और ज्यादातर लोग इस घटना का जिम्मेदार ईरान को मान रहे हैं। अब जाहिर सी बात यही है कि ईरान को इस हमले में ज्यादा इन्वॉल्व इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप मरे। और अभी भी हाल ही में ट्रंप की सिक्योरिटी को ईरान की प्लॉट की वजह से बढ़ाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस हमले से पहले ही ट्रंप की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था क्योंकि यूएस इंटेलिजेंस को ये जानकारी मिली थी कि ईरान ट्रंप को नुकसान पहुंचाना चाहता है और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट रिसेंट हफ्तों में मिली थी। अब देखिए वजह शायद आपको भी पता होगी कि ईरान ट्रंप के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा है ना। देखिए ट्रंप की लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये है कि जब वो पावर में थे ना, उन्होंने कासिम सुलेमानी को मारने का ऑर्डर दिया था और इसके बाद जनवरी 2020 में एक यूएस ड्रोन स्ट्राइक जो ट्रंप ने ही ऑर्डर दी थी, उस स्ट्राइक में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद में मार दिया गया। सुलेमानी जो थे ना, ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, ये ईरान के कुद्स फोर्स के हेड थे और ईरान की मिलिट्री और रीजनल ऑपरेशन में एक की फिगर थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ईरान के सुप्रीम पावर अली खमीनी के काफी ज्यादा क्लोज थे। फिर क्या था, उनकी असैसिनेशन ने दोनों देशों के बीच टेंशन को काफी हद तक आप मान लीजिए बढ़ा दिया और एक ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट का डर भी पैदा किया। और ईरानियन सरकार इस कंट्रोवर्शियल मूव से काफी गुस्से में थे और उन्होंने और भी अमेरिकन ऑफिशियल्स को मारने का प्लान बनाया था, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन भी शामिल थे। इंटेलिजेंस जो है उनसे हमें ये पता लगता है कि ईरानियंस ट्रंप को टारगेट कर रहे हैं और ये जानकारी सीक्रेट सर्विसेज को दी गई थी। ट्रंप के टेनर के दौरान ईरानियन मिलिट्री लीडर को मारने का ऑर्डर देने के बाद से ही ट्रंप पर हमेशा से थ्रेट बना हुआ है।
सिर्फ ट्रंप पे ही नहीं, बल्कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे ऑफिशियल्स के खिलाफ भी प्लॉट्स बने हैं ईरानियन सरकार के द्वारा। और आप देखेंगे कि कई रिपब्लिकन पार्टी के लीडर्स खुलेआम कह रहे हैं कि अगर ईरान फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप को मारना चाहे तो इसे वॉर एक्ट माना जाएगा। अब अभी ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि उनका अटैक अभी बाकी है, उन्होंने कोई भी अटैक नहीं किया है, वो जो अटैक करने वाले हैं वो अभी भी पेंडिंग है। जी हाँ, उन्होंने यू टर्न मारा है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप पे जो 14 जुलाई को हमला हुआ था उसमें हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, बल्कि जो हमारा अटैक है ना वो पेंडिंग है। खैर देखिए, ट्रंप पर हुए अटैक और ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन के ब्रॉडर क्लाइमेट के रेस्पॉन्स में इंडिया ने अपने प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए काफी सारे कदम उठाए हैं। मोदी जी जो है वो अब और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट सर्विलेंस और प्रोटेक्शन में है, क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल लीडर है। मोदी जी के आसपास सिक्योरिटी पर्सनल की संख्या बढ़ा दी गई है और एडिशनल स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप्स भी तैनात किए गए हैं। एडवांस सर्विलेंस सिस्टम्स जैसे कि ड्रोन्स और हाई रेजोल्यूशन कैमरास उनके मूवमेंट्स और सराउंडिंग्स को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मोदी जी के पब्लिक अपीयरेंस के लिए सारे रूट्स और वेन्यूज को मेटिक्यूलसली सिक्योर किया जा रहा है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ चेक्स और इंक्रीज्ड सिक्योरिटी के साथ। खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।